किसी को चाहिए तो मुझे रिकॉर्डिंग फिर बता देना, ठीक है? मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। सागर को मैंने अलाउ कर दिया है, किसी को चाहिए तो फिर सागर से आप ले सकते हो, ठीक है? अच्छा, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस में ये लायोफिलिक लायोफोबिक पढ़ने के बाद मैं मैक्रोमोल आपको एक छोटा सा आज मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम उसमें चलते हैं जो कि मोस्टली एंट्रेंस का थोड़ा पोर्शन है, आ सकता है और बच्चों को अलग से पढ़ाने का टाइम नहीं होता है मेरे पास, तो अभी यहाँ पे थोड़ा बता देती हूँ। उसके बाद हम फिर चलेंगे पेप्टाइलेशन कोएगुलेशन में चलेंगे। तो स्टार्टिंग थोड़ा सा बता देती हूँ मैं कि किस तरीके से हम एनायनिक डिटर्जेंट और कैटायनिक डिटर्जेंट को पहचानेंगे। बाकी इतने बड़े बड़े कंपाउंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं तो इतना नाम तो याद करना किसी के भी बस की बात नहीं है। तो शॉर्टकट क्या है, कैसे पहचानोगे एनायनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट को, कैसे जानोगे आप? ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं बेसिकली, चाहे एनायनिक डिटर्जेंट हो, चाहे कैटायनिक डिटर्जेंट हो, चाहे सोप का हो, उसमें मेन फंक्शन होता है मिसली फॉर्मेशन का। मिसली फॉर्मेशन अपना एक्शन, फॉर्मेशन होने के बाद फिर अपना एक्शन दिखाता है। तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा सा उसमें चलते हैं। अच्छा, अगर मैं सोप में इसकी बात करूं तो सोप के अंदर काफी सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इसी के अंदर भी आते हैं, बट सोप का मतलब होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड और हायर कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रहे, इसमें और कोई चीज इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होता है सोप, सिंपली लंबा चेन रहेगा अल्किल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, सोडियम सॉल्ट रहेगा। कई बार हम पोटेशियम को भी लेते हैं, but बहुत रेयर उसको लेते हैं, ठीक है? हम नहीं लेते हैं उसको, मोस्टली हम लेते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स लेते हैं। क्लियर ना? ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम स्टेरेट ले लेते हैं, ठीक है? ये होता क्या है, ये होता है आपको मैंने ये बताया था H35, सॉरी यहाँ पे मैं H35 लूंगी, COONA। तो ये लोअर कंसंट्रेशन में परफेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, लोअर कंसंट्रेशन में, ठीक है? तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हो गया ना एक तरीके से देखें तो हायर कंसंट्रेशन में वो मिसली फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? तो C17H35CO- ठीक है? ये है एक एनायनिक आ गया। बट सोप में बेसिकली आपको कैटायनिक और एनायनिक डिटर्जेंट पूछा जाता है, और ये दिस इज नॉट एन डिटर्जेंट, ये दिस इज नॉट अ डिटर्जेंट, ये डिटर्जेंट है नहीं बेसिकली। सोप और डिटर्जेंट के बीच में क्या फर्क होता है कि डिटर्जेंट को आप इजीली हार्ड वाटर में यूज कर सकते हो, सोप को हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हो। और सोप जो होता है इस तरीके का कंपाउंड रहेगा, यहाँ पे और कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंटर नहीं करेगा, ठीक है? दिस इज माय सोप, और ये ब्रेक होके ऐसे ही बनाएगा। जहां पे हम इसको क्या कहते हैं, ये वाला जो है ना, इस तरीके से आपको मैंने बताया था, ये है मेरा लायोफिलिक और दिस इज माय लायोफोबिक टेल। ये है मेरा लायोफिलिक, ये मेरा आ जाएगा हेड आ जाएगा, जो कि क्लीनिंग पर्पज के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, दिस एंड। लायोफिलिक हेड जो है, आप इसे लायोफिलिक नहीं कहते, हाइड्रोफिलिक कहोगे तो बेटर रहेगा आई थिंक। हाइड्रोफिलिक, क्योंकि वाटर के अंदर आप क्लीनिंग प्रपोज करते हो तो वाटर का मतलब हो गया हाइड्रो, हाइड्रोफिलिक हेड ये है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग प्रपोज। और ये क्या है, ये जो पूरा बड़ा सा चेन है ना, ये यहाँ पे ऐसे मैंने इसको लेंदी करते हैं, ये हो जाएगा आपका हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, जस्ट अ मिनट, टेल, ठीक है? ओके, अच्छा। कई बार क्या होता है, आपको 4-5 कंपाउंड दे देंगे, बोलेंगे व्हिच आउट ऑफ दिस इज ऑफ एनायनिक और कैटायनिक डिटर्जेंट बोला जाएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा मिसली फॉर्मेशन देख लेते हैं डिटर्जेंट में। डिटर्जेंट में जब हम देखते हैं तो डिटर्जेंट में दो तरीके का होता है, एक होता है एनायनिक, थोड़ा सा हल्के से इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है आपको काम आ जाए। एनायनिक डिटर्जेंट एक होता है, कैसे पहचानोगे आप? इसमें क्या होता है, एनायनिक डिटर्जेंट में आप ध्यान रहे आपका सोडियम का कंपाउंड रहेगा, ठीक है? जैसे कि आपको एग्जांपल दे रही हूं मैं, CH3 है, CH2 11 है, और मैं आपको बताती हूँ ये OSO3 माइनस है, Na है। ये पूरा जो कंपाउंड है ना, जिसे हम कहते हैं सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं, दिस इज नोन एज सोडियम लॉरिल सल्फेट कहते हैं। ये
डिटर्जेंट है, इट इज नॉट अ सोप, ये सोप नहीं है, डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होने के बाद ये किस तरीके का डिटर्जेंट प्रोड्यूस करेगा, एनायनिक, क्योंकि ये जो का पार्ट है ना जो बेसिकली क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज होता है, ये एनायनिक है, और दूसरा वाला तो कैटायन आपको दिख रहा है। तो जो हियर इन दिस डिटर्जेंट क्या है, ये एनायनिक डिटर्जेंट है। क्लींजिंग पर्पज के लिए कौन यूज होता है, ये वाला जो माइनस वाला ये तो निकल जाएगा, ये तो घूमता रहेगा, ठीक है। बाकी डिसोसिएट हो जाएगा दो पार्ट में, एक माइनस और एक प्लस में। ये बड़ा सा एक पोर्शन जो है माइनस वाला एनायन जो है वो अलग हो जाएगा और Na प्लस अलग हो जाएगा, क्लियर ना, ठीक है। तो जहां पे आप देखोगे सोडियम का कंपाउंड होगा, स्टार्टिंग का नेम सोडियम से स्टार्ट हो रहा होगा। नेम कई बार क्या होता है, अगर फॉर्मूला देता है तो बच्चा खुद भी बता देगा कि कौन सा एनायनिक है कौन सा कैटायनिक है, ठीक है। बट अगर आपको नाम दे देंगे तो कैसे पहचानोगे, दुनिया में इतने सारे नेम है, इतने कॉम्प्लेक्स नेम है, इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमेम्बर ऑल द नेम्स। आपको कई सारे नेम्स तो पता भी नहीं होते हैं कि अरे ये कौन सा नेम आ गया यहाँ पे बीच में, यू नो। तो यू मस्ट नो द शॉर्टकट कि कैसे आप बिना सारे नेम जाने भी डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा कैटायनिक है और कौन सा एनायनिक पोर्शन है। तो कैसे एनायनिक डिविजन को चेक करते हैं, आप देख लेना, सोडियम होगा 100% नाम के आगे, सोडियम समथिंग सल्फेट हो जाएगा और कुछ हो जाएगा, इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नेम यहाँ पे आता है पूरा। तो आप जान जाना, अच्छा सोडियम है दैट मींस इट मस्ट बी एनायनिक डिटर्जेंट, नेगेटिव वाला पार्ट जो क्लींजिंग पर्पज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्लियर है। आपको और एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ, बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो बनेगा ही बट स्टिल मैं ट्राई कर रही हूँ, और एक है आपका कैटायनिक। तो आपको यहाँ पे कैसे एनायनिक डिटर्जेंट का नाम कहाँ से स्टार्ट होगा, सोडियम से स्टार्ट होता है, सोडियम लॉरेल सल्फेट, और कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसका नाम सोडियम से स्टार्ट हो जाएगा, और दीज आर बेसिकली सोडियम सॉल्ट होती है बेसिकली। ये भी कैटायनिक है, ये भी एनायनिक है, ये भी एनायनिक है, क्लियर है, ठीक है। सोप में खाली एनायनिक बनते हैं क्योंकि सोप जो होता है वो हमेशा सोडियम सॉल्ट बनता है फैटी एसिड्स का, तो यहाँ पे खाली एनायनिक मिलेगा आपको सोप के केस में। डिटर्जेंट में दो तरीके के बनाए गए हैं, एक है एनायनिक जो कि सोडियम के साथ जुड़ेगा, और दूसरा है कैटायनिक, वो यूजुअली क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड के साथ जुड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे इसका एग्जांपल आपको दे रही हूँ, ये आ गया मेरा CH3 यहाँ पे लगभग ये 15 है आई थिंक, और यहाँ पे ये ये आपका एमोनियम सॉल्ट है बेसिकली, ये आपका एमोनियम ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया ना, ये वाला जो है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाला जो है हाइड्रोफोबिक है, तभी यहाँ पे इतना बड़ा अल्केन चेन डाला गया है। यहाँ पे ये वाला जो लेंथी पोर्शन है ये हाइड्रोफोबिक है ये वाला, और दूसरा वाला जो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ ये थ्राइस है, एन प्लस आ जाएगा यहाँ पे, बेसिकली एमोनियम सॉल्ट वगैरह इस तरीके से आप ले सकते हो, एमोनियम Br माइनस, या फिर Cl माइनस दे देंगे या फिर I माइनस दे देंगे। तो ये कहाँ पे होता है, कैसे पता चलेगा कैटायनिक, इसका नेम जो है वो एंड होगा ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड के, अगर आपने एंड देख लिया दैट इज अ कैटायनिक डिटर्जेंट। यहाँ पे स्टार होता है सोडियम से नाम, बाकी जो भी तुमने सब किया है कुछ कुछ हो सके तो आप ये लर्न कर सकते हो, मिल जाएगा आपको, क्योंकि इस चैप्टर के थ्रू ही मैंने किसी के अंडर है ये। और बाकी ये कहाँ पे जाएगा, इसका नाम कैसे आप कैसे आप ये पहचानोगे कि हाँ ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम रहा के लास्ट में ब्रोमाइड आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, क्लोराइड आ जाएगा, आयोडाइड आ जाएगा। आपको ध्यान रखना है अगर ब्रोमाइड क्लोराइड है तो डेफिनेटली नेगेटिव में जाएगा, तो बाकी जो पोर्शन है कैटायनिक डिटर्जेंट बन जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लींजिंग पर्पज। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो, थोड़ा सा अपना दिमाग और यूज करके खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज आपको बता दिया मैंने, सोप में खाली एनायनिक होता है, डिटर्जेंट में एनायनिक और कैटायनिक होता है। एनायनिक में सोडियम सॉल्ट हमेशा रहेगा, नाम भी स्टार्ट होता होगा सोडियम से। और भी आप 2-3 एग्जांपल देख सकते हो। कैटायनिक की बात करूं तो ये यूजुअली ब्रोमाइड क्लोराइड आयोडाइड वगैरह जो है इसमें एंड होता होगा नाम, तो इस तरीके से दूसरा वाला जो है वो कैटायनिक बन जाएगा। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत इसके अगर क्वेश्चन आता है तो आप अपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा ये हर चीज में ये सारे मिसली फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ कॉलोइडल सॉल्यूशन में
पेप्टाइजेशन और कोएगुलेशन में मेन डिफरेंस क्या होता है, और उसके बाद हम फिर प्रिपरेशन में चलेंगे। ये मैं रब कर रही हूँ, ठीक है, तो एक्स्ट्रा था, ठीक है, फिर भी हम दे सकते हैं, तभी आपको मैंने थोड़ा बता दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन में बेसिकली दो टर्म आता है, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, आपको मैंने क्या कहा था, कोलोइडल सॉल्यूशन में कोलोइडल कैसे हम पहचानते हैं, पार्टिकल के साइज को देख के हम पहचानते हैं। पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के अंदर आता है, यहाँ पे जो पार्टिकल का साइज है ना, दैट इज ये मोर देन 1 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर, ये बेसिकली मेन जो है वो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कोलोइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। पार्टिकल का साइज अगर थोड़ा छोटा हो गया, फिर वो कहाँ पे जाएगा, सॉल्यूशंस बन जाएगा, अदरवाइज फिर वो सस्पेंशन बन के प्रेसिपिटेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है यहाँ पे। उसके बाद हम चलते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन में दो टर्म आते हैं जो इंपॉर्टेंट, उसके अंदर तो बाकी बहुत सारे टर्म्स हैं, बट जो मेन टर्म है क्या होता है, दो टर्म होता है, मेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट, ठीक है, एंड ब्रेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट, ब्रेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। ठीक है, ठीक है, अच्छा, एक है मेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट, दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट। कोलोइडल सॉल्ट वैसे आपको पता है, एक होता है डिस्पर्स फेज होता है, और दूसरा होता है डिस्पर्सिव मीडियम होता है। ठीक है, मेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट का मतलब कोलोइडल सॉल्ट फॉर्मेशन करना है, बनाना है मुझे। ब्रेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट का मतलब होता है कोलोइडल सॉल्ट को बिगाड़ देना है, या उसको सस्पेंशन में कन्वर्ट करके प्रेसिपिटेट करा देना है। ठीक है, ठीक है, मेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट को क्या कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन कहते हैं। इसमें कि मैं कोलोइडल सॉल्ट प्रिपेयर करती हूँ, ठीक है, ओके। और दूसरा वाला है कोएगुलेशन, ब्रेकिंग ऑफ कोलोइडल सॉल्ट, दिस इज कोएगुलेशन, दिस इज माय कोएगुलेशन। ठीक है, अच्छा, अब पेप्टाइजेशन में क्या करा जाता है, पेप्टाइजेशन कैसे करा जाता है, ये एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से होता है। ठीक है, ये भी एडिशन ऑफ, बट यहाँ पे आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको जब मैं पढ़ाऊंगी ना, प्रॉपर पढ़ाऊंगी पेप्टाइजेशन क्या है, कोएगुलेशन क्या है, तब आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा बस जान लो। दिस इज डन बाय एडिशन ऑफ small amount of electrolyte with a common ion, एक कॉमन आयन होना चाहिए। ठीक है, मेरा जो कोलोइडल सॉल्ट का जो चार्ज पार्टिकल का जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, थोड़ी देर में ट्राई करके वो आ जाएगा, नहीं तो मैं सेंड कर दूंगी उसे, जो है ना। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली, अच्छा नहीं आ पा रहा है, क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या रीजन है? उसका आईपैड का बैटरी खत्म हो गया। ओहो, कोई बात नहीं अमन, एक काम करो, तुम भी तो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, सागर को मैंने अलाउ कर दिया है बच्चे, हाँ वो करेगा तो ले लेना। ठीक है, ओके, हाँ उसका दिक्कत कई बार वैसे हो जाता है। ठीक है, ये कैसे बनता है, मैं जब स्मॉल अमाउंट का इलेक्ट्रोलाइट डाल देती हूँ, कॉमन आयन है वो कॉमन होना चाहिए, तब जाके वो चीजें हो सकती है यहाँ पे, फिर वो दोबारा क्या हो सकता है, उस तरीके से कोलोइडल फॉर्म में वो खींच के आ सकता है। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ, ये कैसे कराया जाता है,
काफी सारे प्रोसेस है कोएगुलेशन के लिए, नॉट ओनली वन प्रोसेस, काफी सारे प्रोसेस के थ्रू हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। पर जो मोस्टली इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम करते हैं, तो एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी डाल सकते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि हम अपोजिटली चार्ज आयन यहाँ पे ले सकते हैं। सीधा हम यहाँ पे एक काम करते हैं, ऐसे लिखने को समझ में नहीं आएगा, एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके होते हैं, बट यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा जाता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा जाता है। यहाँ पे कॉमन आयन अगर होता है बेसिकली कहीं पे भी, तो ये बेटर क्या करता है, ये बेटर चीजों को बेसिकली दोबारा कोलोइडल सॉल्ट प्रिपेयर करता है, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऑपोजिटली चार्ज आयन चाहिए सो दैट कोएगुलेशन बेटर होता है। यहाँ पे कॉमन आयन चाहिए, सिमिलर चार्ज होनी चाहिए, जो कोलोइडल पार्टिकल का जो चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट का जो चार्ज है उसमें एक कॉमन आयन होना चाहिए, तब ये चीज हो सकती है। यहाँ पर आप सिंपल अगर आप इसको देखो तो आप ये बोल सकते हो, ये कॉमन आयन का कंसेप्ट आपको बाद में बताऊंगी, अभी आपको कंफ्यूज कर सकता है ये वाला, आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। सो जस्ट राइट डाउन बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हियर आल्सो, एंड इसको बाद में करेंगे, ठीक है, ये कंफ्यूज हो गया बिल्कुल, स्मॉल अमाउंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट हियर आल्सो। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट यूज करा जाता है, इसमें भी उसमें भी। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे यूज करते हैं, इसमें कैसे यूज करते हैं, उसमें वहाँ पे क्या डिफरेंस होता है दोनों के, उसमें दोनों में इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं, तो ये आपको पढ़ाऊंगी जब वो टॉपिक पूरा आएगा ना, पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन प्रॉपर हम जानेंगे। तो उससे पहले आपको चार्ज और कोलोइडल पार्टिकल्स पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन चीजों को समझ पाओगे। जैसे आपका आर्टिफिशियल रेनिंग करवाया जाता है, आर्टिफिशियल रेनिंग करवाया जाता है, तो वो किस तरीके से कराया जाता है, कोएगुलेशन से करवाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डाल के नमक छिड़क दिया जाता है क्लाउड के ऊपर, सुना होगा आपने, क्लाउड के ऊपर एरोप्लेन में जाके NaCl सॉल्ट छिड़क दिया जाता है क्लाउड के ऊपर, तो आर्टिफिशियल रेनिंग होती है। वो क्या हो गया, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। NaCl जो है वो क्या इलेक्ट्रोलाइट है, उसको मैंने डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट को, और फिर वो क्या करा, कोएगुलेट करा के बारिश हो गई। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, आपने देखा होगा रिवर और सी का जो कनेक्शन पॉइंट होता है, जहां पे रिवर आके मिलती है, कहाँ पे, समंदर में आके जहां पे मिलती है, वहां पे डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोएगुलेशन। वहां पे भी इलेक्ट्रोलाइटिक काफी सारे इलेक्ट्रोलाइट जो है अपना अपना रोल प्ले करता है, और फिर वो बिगर साइज पार्टिकल में, अगर साइज बढ़ा कोएगुलेशन, साइज ये रीत में है, अगर साइज मैंने किसी तरीके से बढ़ा दिया था, उसी लेवल पर ज्यादा कर दिया, कोएगुलेशन हो जाए। ये इंटरेस्टिंग है, चार्ज वाला जो पोर्शन है आपको कराऊंगी मैं, ठीक है। अब ये इसमें कोएगुलेशन कराया जाता है, एक बहुत अच्छा सा कोलोइडल सॉल्ट बनके है, रेडी है, और उसे मुझे कोएगुलेट करना है, उसे ब्रेक करना है, कोएगुलेशन, दैट मींस द सेटलिंग डाउन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। मुझे कोलोइडल पार्टिकल को कंबाइन करा के लार्जर साइज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करा के उसे कोएगुलेट कराना है, या उसे सेटल डाउन करा देना है, द पार्टिकल्स विल सेटल डाउन, दैट इज कोएगुलेशन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट है, ठीक है, सस्पेंशन के फॉर्म में, जब थोड़ी देर ठहर जाता है तो नीचे आ जाता है, तो ये यहाँ पे फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को मुझे दोबारा कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट कर देना है, दैट इज पेप्टाइजेशन। दोनों में इलेक्ट्रोलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन। और आपने लायोफिलिक और लायोफोबिक पढ़ा था। लायोफिलिक क्या होता है, अपने आप स्टेबलाइज होता है, लायोफिलिक जो कोलोइडल सॉल्ट होता है अपने आप स्टेबलाइज होता है, उसे मुझे स्टेबलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट कई सारे लायोफोबिक सॉल्ट जो मेटल सॉल्ट्स वगैरह होते हैं वो स्टेबलाइज नहीं होता है, थोड़ी देर रख दोगे तो नीचे आने का चांसेस होता है। वहां पे हम किस तरीके से थोड़ा स्टेबलाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह डाल के उसे फिर फ्रेश कोलोइडल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेप्टाइजेशन एंड कोएगुलेशन। एंड अब हम सीधे चलते हैं प्रिपरेशन कैसे करेंगे कोलोइडल सॉल्ट का।
तो मैं इसमें क्या करूंगी, आपको हल्की हल्की से बता दूंगी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कर लेंगे हम, ठीक है। और बाकी थ्योरेटिकल तो आप अपने आप भी नोट से पढ़ सकते हो। चलते हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलोइडल सॉलिड, इसको मैं रख कर रही हूँ। काफी सारे तरीके से पेप्टाइजेशन एक तरीका है बस, और भी कई सारे तरीके से हम कोलोइडल सॉल्ट को बनाते हैं, ठीक है। और किस तरीके से बनाते हैं, प्रिपरेशन पे चलते हैं। लेट्स गो फॉर प्रिपरेशन। प्रिपरेशन ऑफ, हम चलते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कह सकते हो या फिर कोलोइडल सॉल्व भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इसमें मैं आपको बताती हूँ काफी सारे इसमें फॉर्मेट आते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं, या पहले से पहले आपको फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रिपरेशन बता देती हूँ। फिजिकल प्रोसेस जो होता है उसको हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है, हम चलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन। पहला पॉइंट है, मैं ऐसे ही समझा दूंगी तो इसलिए हम ऐसे। दूसरा वाला मेरा क्या है, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद हम चलते हैं पेप्टाइजेशन में चलते हैं। थर्ड में हम चलते हैं, थर्ड में है इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। ये मैकेनिकल है, अब चलेगा इलेक्ट्रो, ठीक है। एंड फोर्थ में हम चलते हैं सिलेक्शन ऑफ सुइटेबल डिस्पर्सन मीडियम। सिलेक्शन ऑफ suitable dispersion medium। इसके ऊपर ऑलरेडी बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है क्रिस्टलॉइड एंड कोलॉइड को लेके, ठीक है। एंड फिफ्थ वन इज, अब हम चलते हैं, इसके बाद हम चलेंगे केमिकल प्रोसेस में चलते हैं। केमिकल प्रोसेस के अंदर फिर मेरा छोटा जो पॉइंट है वो क्या आ जाएगा, ऑक्सीडेशन आ जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस आ जाएगा और डबल डिकम्पोजिशन आ जाएगा। तो पूछ सकते हैं कई बार सल्फर सॉल्ट कैसे बनाओगे, गोल्ड सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट वगैरह कैसे बनाओगे, तो उसके क्वेश्चंस में आप ये लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन, दूसरा है रिडक्शन, थर्ड है मेरा इसमें आ जाएगा हाइड्रोलिसिस, एंड फोर्थ है डबल डिकम्पोजिशन। तो ये है तरीका है प्रिपेयर करने का कोलोइडल सॉल्यूशन। पहले जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा फिजिकल प्रोसेस तो है, केमिकल रिएक्शंस नहीं होता है बेसिकली। केमिकल रिएक्शंस जहाँ पे प्रॉपर नहीं होते हैं तो हम उसको फिजिकल प्रोसेस ही मान लिया जाता है बेसिकली, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है, बाकी यहाँ से हम चल रहे हैं केमिकल प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं वन बाय वन आपको थोड़ा करा देती हूँ। ठीक है, अच्छा। तो सबसे पहले हम चलते हैं, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे मैकेनिकल डिस्पर्सन, पेप्टाइजेशन, इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही लाइक यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं जो क्वेश्चंस वगैरह है वो पूरा करा भी देती हूँ आपको, दैट इज बेटर, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्सन, एक टोटल फिजिकल प्रोसेस है,